क्या हो अगर मैं कहूँ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद सख्त आदेश का इस्तेमाल व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की नाकामियां छुपाने के लिए कर रही है। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर आरोप है। मतलब हम तो यही मानते हैं ना कि कानून और अदालत के आदेश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, किसी को डराने के लिए थोड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही चीज हमारी आज की इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक वायरल चिट्ठी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये कोई सरकारी प्रेस रिलीज नहीं है। ये मध्य प्रदेश शिक्षाकर्मी विधिक समिति ग्वालियर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही तीखा संदेश है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हमारा आज का मकसद किसी पार्टी या सरकार का पक्ष लेना या उन पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम बस निष्पक्ष रूप से इस दस्तावेज में उठाए गए कानूनी पेचों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम या जो आरटीई 2009 है वो जमीनी हकीकत में कैसे उलझ गया है। तो चलिए इस पत्र की शुरुआत से बात करते हैं। राजेश मिश्रा जी ने ना अपने संदेश की शुरुआत ही बहुत सख्त लहजे में की है। उनका पहला ही वाक्य है कि विभाग हमें बेवकूफ ना समझे। ये वाक्य ही अपने आप में गहरी हताशा दिखाता है। देखिए, जब कोई कर्मचारी संगठन प्रशासन से इस तरह बात कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि संवाद के सारे सामान्य रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, वो तो है। और पत्र में जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में आरटीई की केवल धारा 23 को एक डंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा। विभाग कह रहा है कि इसके तहत शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अति आवश्यक है। पर एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा प्रशासन के नजरिए से समझना चाह रही हूँ। अगर सरकार कह रही है कि शिक्षकों को टेट पास करनी होगी तो इसमें गलत क्या है? मैं तो चाहूंगी ना कि बच्चों को सबसे योग्य टीचर ही पढ़ाए। हाँ, आपका ये सोचना बिल्कुल लाजमी है। गुणवत्ता तो होनी ही चाहिए। लेकिन राजेश मिश्रा जी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच फंसाते हैं। अच्छा, वो क्या? उनकी शिकायत ये नहीं है कि नियम लागू हो रहे हैं। शिकायत ये है कि नियम बड़े ही चयनात्मक तरीके से या कह लें कि सिलेक्टिवली लागू हो रहे हैं। मतलब सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से। बिल्कुल। अगर आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम को देखें तो वो एक पूरा पैकेज है। उसमें बच्चों के अधिकार हैं, शिक्षकों की योग्यता है और सरकार की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। ओहो, मतलब सरकार ने उस पूरे पैकेज में से सिर्फ वो हिस्सा निकाल लिया जो शिक्षकों पर लागू होता है और अपना पल्ला झाड़ लिया। एकदम सही पकड़ा है। पत्र के अनुसार सचिवालय और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के कार्यालय जानबूझकर इस अधिनियम के बाकी महत्वपूर्ण हिस्सों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। सारा बोझ सिर्फ शिक्षकों पर डाला जा रहा है। अरे, ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि आप एक शानदार इमारत बना रहे हैं और ठेकेदार पे पूरा दबाव है कि खिड़कियों का डिजाइन एकदम सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से हो। हाँ, और आप हर रोज आके बस वो खिड़कियों के शीशे चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उस इमारत की नींव में आप ईंटें ही नहीं लगा रहे, और कल को जब इमारत गिरेगी तो आप कहेंगे कि खिड़कियों के डिजाइन में ही कोई खोट था। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और राजेश मिश्रा जी का पत्र भी ना उन्हीं गायब ईंटों की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए उन गायब ईंटों की बात करते हैं जो प्रशासन ने नहीं लगाई। पत्र में सबसे पहले धारा 6 का जिक्र आता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। ये पड़ोस की सीमा के सिद्धांत के बारे में है ना? जी हाँ, और ये आरटीई की सबसे क्रांतिकारी धाराओं में से एक मानी जाती है। ये स्पष्ट कहती है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। अच्छा, और जो माध्यमिक स्तर है यानी कक्षा 6 से 8, उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए ये सीमा 3 किलोमीटर तय की गई है। ठीक है। इसके पीछे की सोच यही थी कि एक 6 या 7 साल के छोटे बच्चे को शिक्षा पाने के लिए मीलों दूर पैदल ना भटकना पड़े। लेकिन इस वायरल पत्र में जो दावा किया गया है वो तो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। राजेश जी लिखते हैं कि प्रशासन इन 1 और 3 किलोमीटर वाले स्कूलों को बंद कर रहा है। हाँ, और उनकी जगह पर 7 से 10 किलोमीटर दूर केवल एक संदीपनी विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बाप रे, 10 किलोमीटर! एक 6 साल का बच्चा 10 किलोमीटर दूर स्कूल कैसे जाएगा? वही तो, प्रशासन का नजरिया ये होता है कि 5 छोटे स्कूल चलाने से बेहतर है कि उन सबको बंद करके एक बड़ा स्कूल बना दिया जाए, जिसे कई जगह स्कूलों का एकीकरण भी कहते हैं। कागज पर या प्रेजेंटेशन में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता होगा कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी, ज्यादा संसाधन होंगे। पर जरा जमीनी हकीकत देखिए। अगर बच्चा किसी ग्रामीण इलाके में है जहां कोई बस या ऑटो नहीं है तो वो रोज इतनी दूर कैसे जाएगा, खासकर बारिश या कड़ाके की ठंड में?
हाँ, और ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी तो यही दूरी होती है ना। बिल्कुल। लेखक का यही दावा है कि स्कूलों को इस तरह दूर ले जाना अधिनियम की धारा 6 का सीधा सीधा उल्लंघन है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से सोचें तो क्या इन बदलावों से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वही खत्म नहीं हो रहा? मुफ्त शिक्षा का क्या फायदा अगर वो बच्चे की पहुंच में ही ना हो? यही तो राजेश मिश्रा जी का सबसे बड़ा तर्क है कि आप शिक्षकों से गुणवत्ता तो मांग रहे हैं धारा 23 के नाम पर, लेकिन बच्चों से उनका नजदीकी स्कूल छीन रहे हैं। इसके बाद पत्र में एक और बहुत बड़े तकनीकी पेंच का जिक्र है, धारा 25 और एजुकेशन पोर्टल 3.0 का मायाजाल। हाँ, धारा 25 जो छात्र और शिक्षक के अनुपात को तय करती है। जहां तक मुझे याद है आरटीई के तहत ये तय है कि कक्षा 1 से 5 के लिए हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। सही कहा। और कक्षा 6 से 8 के लिए ये अनुपात 35 बच्चों पर एक शिक्षक है, ताकि क्लास में ज्यादा भीड़ ना हो और हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। लेकिन पत्र का आरोप है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 का इस्तेमाल करके इस डेटा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। स्थानांतरण या समायोजन के नाम पर इस अनुपात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये थोड़ा पेचीदा है। हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी उलझी हुई लग रही है। मतलब डिजिटल पोर्टल तो पारदर्शिता लाने के लिए होते हैं ना, फिर ये डेटा कैसे परिवर्तित हो सकता है? देखिए, डिजिटल गवर्नेंस ना एक दुधारी तलवार की तरह है। मान लीजिए कागज पर एक स्कूल में 90 बच्चे दर्ज हैं। पोर्टल पर भोपाल में बैठे अधिकारियों को डैशबोर्ड पर दिखेगा कि वहां 3 शिक्षक तैनात है। तो अनुपात तो 30 पर 1 हो गया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और हरा हरा दिख रहा है सिस्टम में। हाँ, सिस्टम के हिसाब से कानून का पालन हो रहा है, लेकिन जमीन पर असलियत कुछ और होती है। उन 3 में से 2 शिक्षकों को प्रशासन ने समायोजन या अटैचमेंट के नाम पर कहीं और लगा रखा है। अरे, मतलब किसी दूसरे सरकारी दफ्तर या किसी गैर शैक्षणिक काम में? बिल्कुल। तो हकीकत में उस क्लासरूम में उन 90 बच्चों को सिर्फ एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। लेखक यही कह रहे हैं कि आप पोर्टल के डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपनी खामियों को तकनीकी रूप से सही दिखा रहे हैं। उफ, जरा सोच कर देखिए उस एक शिक्षक की स्थिति। पोर्टल पर वो एक आदर्श सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन असलियत में वो 90 बच्चों के शोरगुल के बीच अकेला खड़ा है। और विडंबना देखिए कि फिर वही विभाग आकर उससे कहता है कि तुमने टेट पास नहीं की, तुम्हारी गुणवत्ता में कमी है। ये तो वाकई बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये तब और गहरा हो जाता है जब हम पत्र के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां धारा 26 और 27 का जिक्र है। हाँ, खाली पद और शिक्षकों की दोहरी जिम्मेदारी। धारा 26 साफ कहती है कि स्कूलों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। और पत्र का सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग नियमित भर्ती कर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभाग सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कह रहा है कि टीईटी उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है, लेकिन राज्य में हजारों ऐसे युवा हैं जो टेट पास करके बैठे हैं। मतलब जो ईंटें पूरी तरह से पकी हुई हैं, एकदम सही नाप की हैं, प्रशासन उन्हें इमारत में लगाने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, वो सारी योग्यताएं पूरी करके बैठे हैं, फिर भी उनकी नियमित भर्ती नहीं हो रही। तो अगर आप नए और योग्य शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं और जो मौजूदा शिक्षक हैं उन पर कार्यवाही की तलवार लटका रहे हैं, तो ये स्कूल आखिर चल कैसे रहे हैं? और यही सवाल हमें धारा 27 की ओर ले जाता है, जो बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब उनका एकमात्र काम पढ़ाना होना चाहिए, कुछ राष्ट्रीय स्तर के अपवादों को छोड़कर, जैसे चुनाव या जनगणना। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत तो हम सब जानते हैं। पत्र में भी दावा किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दुनिया भर के कामों में लगाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यहीं आकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से दम तोड़ देता है। सही कहा आपने। आप सोचिए, प्रशासन ने पहले तो 1 किलोमीटर वाले स्कूल बंद कर दिए, फिर 30 बच्चों पर एक शिक्षक का जो नियम था उसे पोर्टल पर एडजस्ट करके जमीन पर 90 बच्चों पर एक शिक्षक कर दिया। और उस पर से आप खाली पद भी नहीं भर रहे हैं। और जो एक मुट्ठी भर शिक्षक बच्चे हैं उन्हें आप स्कूल से बाहर निकालकर मवेशियों की गिनती करने या रैलियों में भीड़ जुटाने या किसी और सरकारी योजना के कागज पूरे करने में लगा देते हैं। बिल्कुल। और इन सबके बाद आप उसी बेचारे शिक्षक पर धारा 23 लागू करते हैं और कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे योग्य शिक्षक साबित हो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एथलीट के हाथ पैर बांध दिए गए हों, उसे एक उबड़ खाबड़ मैदान पे खड़ा कर दिया हो और फिर उससे कहा जा रहा हो कि अगर तुम ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं लाए तो गलती तुम्हारी है। बहुत ही बढ़िया उपमा दी आपने। और इसके साथ ही पत्र में एक और बहुत चुभने वाली बात है, धारा 23 सबसेक्शन 3 को लेकर।
हाँ, जो शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं की बात करती है। बिल्कुल। जब आप किसी से उच्च स्तर की योग्यता और काम की उम्मीद करते हैं तो अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि उन्हें उत्तम वेतनमान और संसाधन मिले। लेकिन पत्र इशारा कर रहा है कि प्रशासन नियम थोपने में तो सबसे आगे है, लेकिन जब सुविधाएं और सम्मान देने की बात आती है तो उसकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। हाँ, और अब यहाँ आकर इस पत्र की असली गहराई समझ में आती है। ये सिर्फ एक और शिकायत या रोना धोना नहीं है। वही तो, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जैसे जैसे हम इस दस्तावेज के अंत की तरफ बढ़ते हैं इसका लहजा पूरी तरह बदल जाता है। ये तो एक बहुत ही सदी हुई कानूनी रणनीति लग रही है मुझे। आपने बिल्कुल सही समझा। पत्र के अंत में राजेश मिश्रा अपने संगठन और शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट लीगल प्लेबुक पेश करते हैं। वो सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बता रहे, वो आगे की लड़ाई का खाका खींच रहे हैं। और वो रणनीति है क्या? क्योंकि आमतौर पर जब किसी सरकारी कर्मचारी को कोई नोटिस मिलता है, जैसे टेट पास करो वरना कार्रवाई होगी, तो कर्मचारी क्या करता है? वो अदालत जाता है और सिर्फ उसी नोटिस से बचने की कोशिश करता है। वो साबित करने में लग जाता है कि हुजूर, मुझे इस परीक्षा से छूट दे दी जाए। हाँ, और यही तो प्रशासन चाहता है ना, कि कर्मचारी सिर्फ अपने बचाव में उलझा रहे। बिल्कुल। लेकिन राजेश मिश्रा जी यहाँ अपनी रणनीति बदलते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसमें हमें खुद को सिर्फ टेट परीक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मतलब वो सुझाव दे रहे हैं कि बचाव की मुद्रा से बाहर आकर आक्रामक हुआ जाए। हाँ, वो सुझाव दे रहे हैं कि अदालत के सामने शिक्षा विभाग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाए। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि हमें अदालत को बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई की अन्य धाराओं जैसे धारा 6, 25, 26 और 27 का किस तरह से खुला उल्लंघन किया जा रहा है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार कदम है। मतलब आप अदालत में जाके कह रहे हैं कि जज साहब, ये विभाग हम पर जो नियम इतनी सख्ती से लागू कर रहा है, जरा इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने खुद अपने हिस्से के नियम लागू किए हैं। ये पूरी बिसात को ही पलट देने वाली बात है। आप अब सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे, आप पूरे के पूरे शिक्षा विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कानूनी रूप से देखें तो ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल है। जब आप अदालत में ये साबित कर देते हैं कि सामने वाला पक्ष यानी सरकार कानून का चयनात्मक उपयोग कर रहा है और वो पूरे कानून की मूल भावना का मजाक उड़ा रहा है, तो आपका केस बहुत मजबूत हो जाता है। हाँ, आप अदालत को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि विभाग की मंशा शिक्षा में सुधार की है ही नहीं, बल्कि सिर्फ कर्मचारियों के उत्पीड़न की है। और ये दस्तावेज वाकई में जमीनी स्तर के संगठनों के बदलते स्वरूप को दिखाता है। अब वो सिर्फ आदेशों का अंधाधुंध पालन करने वाले या सड़क पर नारे लगाने वाले लोग नहीं रहे। सही कहा। वे अब कानूनों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और प्रशासन को उसी की भाषा में, उसी की कानूनी किताब के पन्नों से चुनौती दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां जवाबदेही दोनों तरफ से तय करने की कोशिश हो रही है। तो चलिए अपनी इस चर्चा को समेटते हैं। राजेश मिश्रा जी की इस वायरल चिट्ठी ने हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर खींची है। हाँ, भले ही ये तस्वीर एक पक्ष के दावों पर आधारित हो, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पत्र इस बात का जोरदार दावा करता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने आरटीई 2009, जो कि एक ऐसा कानून है जो देश का भविष्य बदलने के लिए बना था, उसे अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार काट छाट दिया है। और निष्कर्ष यही निकलता है कि जहां कर्मचारियों और शिक्षकों पर नियम लागू करने की बात आती है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सख्ती दिखाई जाती है। पर जहां प्रशासन को अपनी जेब से खर्च करना हो, नए स्कूल खोलने हो या खाली पड़े पदों पर योग्य युवाओं की भर्ती करनी हो, वहां इन सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखकर सिर्फ पढ़ाने का माहौल देने की बात तो भूल ही जाइए। ये सिर्फ एक राज्य के या ग्वालियर के कुछ शिक्षकों का कानूनी विवाद भर नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून संसद के गलियारों से निकलकर जमीनी स्तर पर आते आते किस तरह फाइलों और प्रशासनिक दांवपेचों में उलझ जाता है। हाँ, और वो डिजिटल पोर्टल के आंकड़ों में उलझकर अपनी राह भटक सकता है। नीतियां हमेशा ऊपर से बहुत अच्छी और आदर्श लगती हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा जमीन की खुरदुरी हकीकत पर ही होती है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना गंभीर बना देती है। हम शिक्षकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, विभाग के डिजिटल पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कानून की इतनी सारी धाराओं पर बहस कर रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है ना, जो बात शायद इस दस्तावेज के पन्नों और इन कानूनी दांव-पेचों के बीच कहीं पीछे छूट गई है, वो कुछ और ही है। आपका इशारा किस तरफ है? जरा सोचने वाली बात यह है कि जब एक ऐसा कानून जिसे देश के हर एक बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जब वो कानून खुद ही डिजिटल पोर्टलों के मायाजाल और मुकदमों के इस अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाए, तो अंततः इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या ये कीमत वो बच्चा नहीं चुका रहा है जो आज भी अपने घर से 1 किलोमीटर दूर उस स्कूल के खुलने का इंतजार कर रहा है, जो शायद इन कागजी लड़ाइयों के बीच अब कभी नहीं खुलेगा?